Hello guys, welcome to Shiva Academy. Myself Yashanvi Agarwal with the topic public nuisance. बेटा हमने जो अनलॉफुल असेंबली का टॉपिक था और जो इंट्रोडक्शन था, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? चैप्टर 10 पढ़ रहे थे, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रांसक्विलिटी। वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। अगर आपको चाहिए वो वीडियो तो आप हमारे आई बटन पे से लिंक है, मैंने डाल दिया है, वहाँ से ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, आप हमारी प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पार्ट बी स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है पब्लिक न्यूसेंस। अब मैं आपको जनरल मीनिंग बताती हूँ पब्लिक न्यूसेंस का। द टर्म पब्लिक न्यूसेंस हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 268 ऑफ IPC। जो हमारा टर्म है पब्लिक न्यूसेंस वो किस में डिफाइंड है? हमारी IPC में के सेक्शन 268 में डिफाइंड है। और क्या लिखा है वहाँ पर? एज एन एक्ट और ओमिशन विच कॉजेज एनी इंजरी, डेंजर और अनायंस टू द public or to the people in general who dwell or occupy the property in the vicinity, or which must necessarily cause injury, obstruction, danger or annoyance to person who may have occasion to use any public right. A public nuisance is a threat to public peace and security. जो पब्लिक न्यूसेंस होती है वो क्या होता है? एक तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन होता है। अगर मैं आपको जनरली समझाऊं, डिस्ट्रक्शन या ऑब्स्ट्रक्शन होता है जो हमारी शांति को भंग करता है। चाहे वो इंडिविजुअल भी कर सकता है और बहुत सारे जने भी कर सकते हैं। न्यूसेंस जो है हमारे दो तरीके के होते हैं। जो ऑब्स्ट्रक्शन दो तरीके से क्रिएट हो सकते हैं, एक तो पब्लिक न्यूसेंस और एक प्राइवेट न्यूसेंस। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो हमारा CRPC है वो सिर्फ पब्लिक न्यूसेंस के बारे में बात करता है, प्राइवेट में नहीं करता। अब आपको जानने की ज़रूरत है पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है और प्राइवेट न्यूसेंस क्या होता है। प्राइवेट न्यूसेंस वो न्यूसेंस होता है जो कि एक पर्सन के लिए ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो। जैसे कि हमारा घर है, हमारे घर के आगे कोई कंटिन्यूसली गाड़ी लगा देता है, उससे हमें दिक्कत हो रही है, हमसे निकला नहीं जाता हमारे घर से बाहर से। ये होता है प्राइवेट न्यूसेंस कि उस गाड़ी लगाने से हमें ही दिक्कत हो रही है। अब पब्लिक न्यूसेंस कैसा होता है? जैसे कि हमारे जो गली मोहल्ले में बहुत सारे कचरे फैल गए हैं, बीमारी, उस कचरे के कारण बीमारियां फैल रही हैं, वो हमारा होता है पब्लिक न्यूसेंस। तो वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट हो रहा है, मतलब कि उससे पूरी सोसाइटी प्रभावित हो रही है। या फिर जैसे कि कोई US चला गया, शिफ्ट हो गया, उसके घर की जो है दीवार वो ऐसी हो गई बारिश पड़ के कि वो गिर सकती है कभी भी, तो वो क्या हो गया? पब्लिक न्यूसेंस हो गया। तो हमारा CRPC उसके बारे में डिस्कस करता है। अब सेक्शन 133 जो है CRPC का, वो क्या कहता है? कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। अब हमारा जो कंडीशनल ऑर्डर्स होते हैं न्यूसेंस को रिमूव करने के लिए, वो कैसे दिए जाते हैं? इफ़ एनी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, DM और SDM ऑन द बिहाफ एम्पावर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, किसके बिहाफ पे? स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर। इफ़ रिसीव्ड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट पब्लिक न्यूसेंस, उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है पब्लिक न्यूसेंस से, मतलब कि हमारे जो DM SDM इन्हें स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर परमिशन मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है किसी पब्लिक न्यूसेंस की, चाहे वो मीडिया के थ्रू मिले या फिर स्वयं मिले, पर्सनली मिले या फिर पुलिस से मिले, कैसी भी मिल सकती है। उस कंडीशन में ही मे ऑर्डर कंडीशनल रिक्वायरिंग द पर्सन दैट द विल बी फॉलो दिस ऑर्डर विद इन अ टाइम टू बी फिक्स्ड इन द ऑर्डर। तो उस कंडीशन में जो हमारा SDM है, DM है, वो एक ऑर्डर निकालेंगे कि इस दीवार को, जैसे हमने एग्जांपल आपको दीवार वाला बताया, उसको इस टाइम तक वो निकल जानी चाहिए, ऐसे वो ऑर्डर पास कर देंगे एक फिक्स टाइम के लिए। लिखा है ना, रिक्वायरिंग द पर्सन दैट कॉजेज सच न्यूसेंस, जो पर्सन, वो जिस पर्सन के कारण वो न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, विल बी दिस ऑर्डर विद इन अ टाइम टू बी फिक्स्ड इन द ऑर्डर, और ऑर्डर में वो फिक्स कर देंगे इस टाइम तक हो जाना चाहिए। देयर आर 6 कैटेगरीज ऑफ पब्लिक न्यूसेंस विच कैन बी रिजॉल्व अंडर दिस सेक्शन। यहाँ पर हम इस सेक्शन में जो है
6 कैटेगरीज दे रखी हैं पब्लिक न्यूसेंस की, जो कि रिजॉल्व हो सकती हैं ऐसे ऑर्डर से। 6 कंडीशन है, हम पढ़ते हैं अब। पहली कंडीशन, अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन ऑन पब्लिक प्लेसेस, रिवर और चैनल। अगर अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स न्यूसेंस होता है किसी पब्लिक प्लेस पे, रिवर पे या फिर किसी भी चैनल पे, तो फिर उस टाइम क्या होगा, टू मे ऑर्डर, तो हमारी जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है वो क्या करेंगी, ऑर्डर करेगी टू रिमूव सच ऑब्स्ट्रक्शन और न्यूसेंस, उस ऑब्स्ट्रक्शन और न्यूसेंस को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए। सेकेंड कंडीशन, कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड और ऑक्यूपेशन और कीपिंग ऑफ एनी गुड्स इज इंजीरियस एज टू द हेल्थ ऑफ फिजिकल कंफर्ट ऑफ कम्युनिटी लाइक पटाखा फैक्ट्री। इसमें ये कह रहा है जैसे कि किसी प्रकार का कोई ट्रेड है, जैसे पटाखे बनाने की कोई फैक्ट्री है, तो ये पब्लिक प्लेसेस पे तो लगती, बहुत दूर लगती है, जंगलों टाइप में लगती है जहाँ पर कि ज़्यादा पब्लिक नहीं रहती। या फिर दिवाली जब आती है, आपको पता होगा, ये जो पटाखे वगैरह की जो सेल होती है वो मार्केट में तो नहीं करी जाती, क्योंकि ये इंजीरियस है, पब्लिक के लिए इंजीरियस है कि कब धमाका हो जाए कुछ पता नहीं चलता, तो उस टाइम वो रामलीला ग्राउंड में लगती है मेनली। तो उस कंडीशन में जो हमारी अगर पब्लिक प्लेसेस पे है, किसी ने वो फैक्ट्री पब्लिक प्लेसेस पे लगा ली, तो उस कंडीशन में हमारी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है ऑर्डर कर सकती है टू डेसिस्ट फ्रॉम कैरिंग ऑन और रिमूव और रेगुलेट इन सच मैनर एज मे बी डायरेक्टेड, उसको हटाने के लिए या फिर रेगुलेट करने के लिए उस चीज़ को, जिस कारण, जिस ट्रेड के कारण, जिस बिजनेस के कारण वो ऑब्स्ट्रक्शन फेस करना पड़ रहा है वहाँ की सोसाइटी को। थर्ड कंडीशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग, डिस्पोजल ऑफ एनी सब्सटेंस एज इज लाइकली। अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है बिल्डिंग का और डिस्पोजल हुआ किसी भी सब्सटेंस का जो कि इंजीरियस है हेल्थ के लिए, उस कंडीशन में जो हमारी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है वो कैसे ऑर्डर कर सकती हैं, टू प्रिवेंट और स्टॉप द कंस्ट्रक्शन एंड टू अल्टर द डिस्पोजल ऑफ सच सब्सटेंस। तो उस कंडीशन में हमारी जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है वो उस सब्सटेंस को मतलब बहाने के लिए, डिस्पोजल करने के लिए मना कर सकती हैं और स्टॉप कर सकती हैं, प्रिवेंट करने के लिए वहाँ से उन्हें। अब फोर्थ है, एनी बिल्डिंग टेस्ट और स्ट्रक्चर और एनी ट्री इज़ इन कंडीशन दैट इज़ लाइकली टू फॉल लाइक ओल्ड बिल्डिंग। अगर कोई ओल्ड बिल्डिंग है, ट्री है, वो ऐसा हो रहा है कि वो कभी भी गिर सकता है और कोई इसके नीचे आके दब के मर भी सकता है कभी भी, तो उस कंडीशन में जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हैं वो क्या करेंगी, टू रिमूव, रिपेयर और सपोर्ट सच लाइव बिल्डिंग, टेंट, स्ट्रक्चर और ट्री। उस कंडीशन में हमारे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है ऑर्डर करेंगे या तो उसको हटाया जाए या फिर रिपेयर करा जाए या फिर उसमें कुछ ऐसा सपोर्ट लगाया जाए जिसकी वजह से वो सुधर जाए। टैंक, बिल और एक्सकवेशंस एडजेसेंट टू एनी सच वे और पब्लिक प्लेसेस टू फेंस विच सच टैंक और एक्सकवेशंस। एनी डेंजरस एनिमल, अगर कोई डेंजरस एनिमल है, destroy, confine और dispose of such dangerous animal in the manner provided in the said order। तो उस कंडीशन में उस एनिमल को या तो डिस्ट्रॉय करा जाए, मार दिया जाए, डिस्पोज कर दिया जाए या फिर कन्फाइन कर दिया जाए जिसके कारण हानि पहुंचने की संभावनाएं हैं। सेक्शन 133 सब क्लोज 2 पढ़ते हैं अब हम। The order duly made by magistrate under section 133 shall not be called in question in any civil court। अगर ये मैजिस्ट्रेट जो है हमारी ऑर्डर निकालेंगे तो वो किसी भी सूट में क्वेश्चनेबल नहीं होगी, इन ऑर्डर्स पे क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा। आगे बात समझ में, किसी भी सिविल कोर्ट में। अब हमारा है सेक्शन 134 जिसमें जो कि हमारा प्रोसीजर बताता है। सेक्शन 134 सर्विस और नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। अब हमने कहा कि अगर ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, न्यूसेंस क्रिएट होगा, तो जो डीएम है, एसडीएम है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, वो हमारा ऑर्डर कर सकता है। अब वो ऑर्डर कैसे करेंगे, मे बी बाय, कैसे करेंगे, समन, प्रोक्लेमेशन और पब्लिश्ड। या तो वो उस पर्सन को समन भेज सकते हैं जिसके कारण वो हो रहा है, या फिर प्रोक्लेमेशन कर सकते हैं,
या फिर पब्लिश कर सकते हैं, किसी न्यूज़पेपर वगैरह में निकाल सकते हैं। इन सच मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी उस मैनर में किया जाएगा। अब मैंने आपको चार्ट के माध्यम से समझाया है। अब ऑर्डर आने के बाद क्या होगा, उसके पास समन पहुंच गया उस व्यक्ति के पास, या फिर पब्लिश हुआ तो उसको पता चल गया कि ऐसे ऐसे पब्लिश हुआ। उस कंडीशन में हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं, या तो वो अपीयर होगा कोर्ट में या फिर वो नहीं होगा अपीयर। तो पहले मैं आपको सेक्शन 136 पढ़ाती हूँ। अगर वो नहीं होते अपीयर तो उस कंडीशन में क्या होगा। नॉट अपीयर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज फॉलिंग टू डू सो, अगर अपीयर नहीं हुए और उन्होंने ज़्यादा वो नहीं दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया, ही शैल बी लाइबल टू पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड इन दैट behalf ऑफ सेक्शन 188 IPC एंड ऑर्डर शैल बी मेड एब्सोल्यूट। तो उसमें सेक्शन 188 में उन्हें पनिश किया जाएगा और लाइबल ठहराया जाएगा। अगर वो अपना काम नहीं करते, अपीयर हो जाते हैं कि जैसे बिल्डिंग की दीवार नहीं निकालते, पिलर नहीं निकालते, ओल्ड बिल्डिंग है या फिर कोई एनिमल है जो कि डेंजरस है, तो उस कंडीशन में वो अपीयर हो जाते हैं, वो उस ऑर्डर को नहीं मानते। तो उस कंडीशन में पर्सन टू होम ऑर्डर इज एड्रेस टू ओबे और शो कोज, उस कंडीशन में पर्सन इज मेड शैल परफॉर्म विद इन द टाइम एंड अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, या तो वो परफॉर्म कर ले चुपचाप जैसे कि ऑर्डर में निकला है, अपीयर एंड शो कोज अगेंस्ट द सेम, या फिर अपीयर हो जाए और उसके अगेंस्ट, उस ऑर्डर के अगेंस्ट। सेक्शन 137 हमें बताता है अगर वे अपीयर होता है वो पर्सन तो उस कंडीशन में क्या होगा। प्रोसीजर हुज एक्सिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाइड, जब उसका पब्लिक राइट डिनाइड हो जाएगा, मना किया जाएगा, तब If that person does so, magistrate shall before proceeding under section 138 inquire into the matter। तो हमारे जो मैजिस्ट्रेट है वो हमारा राइट बताता है, जिस पर्सन के अगेंस्ट निकला कि ये तो मेरा हक है, मैं इस पर कुछ भी कर सकता हूँ उस ज़मीन पे, या फिर मेरे पास उस चीज़ का लाइसेंस है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो प्रोसीडिंग चलेगी उसमें इंक्वायर कराया जा सकता है। और जो इसका बी है वो क्या कहता है, बी का 1, इफ़ मैजिस्ट्रेट फाइंड दैट देयर इज एनी रिलायबल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ सच डिनाइड ही शैल स्टे द प्रोसीडिंग अंटिल द डिसीजन ऑफ कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट। जब तक सिविल कोर्ट, कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट का फैसला ना आ जाए तब तक जो स्टे किया जाएगा। अगर कोई रिलायबल एविडेंस आता है उसके फेवर में, उस व्यक्ति के फेवर में जो कि राइट क्लेम कर रहा है कि मेरा तो ये राइट है। सेकेंड, इफ ही फाइंड्स दैट देयर इज नो सच एविडेंस ही शैल प्रोसीड एज लेड डाउन इन सेक्शन 138। अगर उन्हें लगता है कि कोई रिलायबल एविडेंस नहीं है, उस कंडीशन में जो सेक्शन 138 जो हम नीचे वाला पढ़ेंगे उसकी प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। और सेक्शन 138 हमारा क्या कहता है, प्रोसीजर वेयर ही अपीयर्स टू शो कोज। सेक्शन 138 का 1, इफ पर्सन शो कोज। सेक्शन 137A, मैजिस्ट्रेट शैल टेक एविडेंस एज समन केस, समन केस की तरह उनके एविडेंस लिए जाएंगे उस पर्सन के। सेक्शन 138(2) ये कहता है इफ मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई शैल बी मेड एब्सोल्यूट और मॉडिफिकेशन और विद सच मॉडिफिकेशन। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि कुछ मॉडिफिकेशन करने चाहिए तो वो मॉडिफिकेशन करे जाएंगे। इफ़ मैजिस्ट्रेट इज़ नॉट सो सेटिस्फाइड नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी टेकन इन द केस। अगर मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई नहीं है तो कोई भी प्रोसीडिंग नहीं ली जाएगी, नहीं करी जाएगी। सेक्शन 139 क्या कहता है, लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड समन टू एक्सपर्ट। जो लोकल इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं इंक्वायरी के दौरान, ये ट्रायल की तरह होगा कि जैसे किसी का डॉगी है तो वो डेंजरस है तो एक्सपर्ट को भेज के पूछ सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ये डेंजरस है भी या नहीं भी। सेक्शन 140 एविडेंस ऑफ एक्सपर्ट्स, और एविडेंस जो है एक्सपर्ट का वो लिए जाएगा। सेक्शन 141 प्रोसीजर ऑन ऑर्डर बीइंग मेड एब्सोल्यूट एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसओबीडियंस। अगर मना किया जाए और एब्सोल्यूट मेड किया जाए उस कंडीशन में क्या होगा।
वन, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे। वन जो है हमारा कहता है पर्सन विल बी लाइबल टू द पेनल्टी प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 138 ऑफ IPC। पर्सन जो है इस कंडीशन में लाइबल होगा अगर उससे कहा गया कि ये एनिमल जो है डेंजर है, इसको डिस्पोज करो कन्फाइन करो, लेकिन वो नहीं करते, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी खर्चा आएगा उसको पहले तो सेक्शन 188 में लाइबल कराया जाएगा IPC के। इफ़ इट इज़ नॉट परफॉर्म विद इन दिस मैजिस्ट्रेट may cause it to be performed and may recover the cost of performing it from his property। अगर वो नहीं करता तो उस कंडीशन में जो है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है ऑर्डर देकर कराएंगा, और जो भी खर्चा आएगा उसके डिस्पोज में, उसके रिपेयर में, किसी भी प्रॉपर्टी, तो उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर किया जाएगा। नो सूट शैल लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग डन इन गुड फेथ अंडर दिस सेक्शन। अगर कोई गुड फेथ में किया गया है तो कोई भी सूट लाए नहीं करेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई लेक्चर और लेक्चर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। बस मेरे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज़्यादा अपडेट्स के लिए प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।